हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th के सोशल साइंस हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन के हम नोट्स से थोड़ा इसका ग्लैंस लेंगे या मतलब हम इसको नोट से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब जो फ्रेंच सोसाइटी क्या हालत थी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। In 1774, Louis XVI, a 20-year young from बर्बन डायनेस्टी असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। देखो, ये कह रहा है कि 1774 में लुइस 16 अ 20-year यंग फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी। ये आप ये अंडरलाइन कर लो या आपकी नोटबुक है रफ उसमें लिख लो। ये क्वेश्चन आएगा व्हेन डिड, मतलब कब राजगद्दी पे बैठा था कौन, लुइस 16। तो इसका आंसर है 1774 में। और वो कितने साल का था? 20-year यंग, मतलब 20 साल का था वो। और वो किसकी गद्दी पे बैठ गया था? फ्रांस की गद्दी पे। ही वॉज वेलकम बाई एम्प्टी ट्रेजर, मतलब जब वो आया ना, ही वॉज वेलकम बाई, मतलब जो भी पॉइंट्स है सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ही वॉज वेलकम बाई एम्प्टी ट्रेजर, मतलब जो इनके राजकोष होता है ना, राज खजाना, वो क्या था? वो बिल्कुल ही खाली था, मतलब बिल्कुल खाली नहीं, मतलब बहुत ही कम पैसे थे उसमें। द फ्रांस वॉज रीलिंग अंडर ट्रेमेडियस डेप्ट विच हैड माउंटेड अप टू 2 बिलियन लीवर्स। देखो, फ्रांस ने इतना डेप्ट ले लिया था, कितना कि वो मतलब 2 बिलियन लीवर्स तक चला गया था। कितना? 2 बिलियन तक। फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंसिव इंक्रीजेज इन द टैक्स वॉज इनविटेबल, मतलब जो ये थे हमें ये डेप्ट चुकाना था, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? देखो, और क्या कर सकते हैं? बस टैक्स ही बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने वही किया। क्या बढ़ाया? टैक्स बढ़ाया। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट, मतलब जो फ्रेंच सोसाइटी किस में डिवाइडेड है? 3 एस्टेट में। फर्स्ट टू इंजॉयड ऑल प्रिविलेजेस, जो फर्स्ट 2 एस्टेट है ना, ये क्लर्जी और नोबिलिटी, ये क्या करते हैं? सारे प्रिविलेजेस को क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। ये फर्स्ट एस्टेट जो क्लर्जी के नाम से जानते हैं, फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी। सेकंड नोबिलिटी। थर्ड थर्ड में आते हैं बिजनेसमैन, आते हैं मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिशियन, लैंडर्स, ठीक है, और लेबर सर्वेंट्स एक्सेट्रा। देखो, सम विद इन द थर्ड एस्टेट वर रिच एंड सम वर पुअर। ये कह रहा है जो थर्ड एस्टेट में लोग थे ना, कुछ तो अमीर भी थे, मतलब रिच, और कुछ क्या थे? पुअर भी थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज ब्रोन बाय द थर्ड एस्टेट। देखो, ये कह रहा था कि मतलब जो भी सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी होती ना स्टेट की, वो कौन उठाता था? वो थर्ड एस्टेट के लोग ही उठाते थे। क्या? थर्ड एस्टेट के लोग। क्यों? क्योंकि जो भी सारे टैक्स लगते थे ना, 2 तरह के टैक्स होते थे। वो क्या होते थे? वो किस पे लगते थे? ओनली थर्ड एस्टेट्स पे ही लगते थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे कुछ नहीं लगते थे। सारे क्या करते थे? प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे। तो आगे देखते हैं। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, क्या है? द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रू एंड सो डिड द डिमांडेड फॉर ग्रेन। देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, देखो पी है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या? अब फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ेगी ना। मान लो आप घर में 2 जने हो तो आप मान लो कम खाना खाओगे। अब वही आप 6 जने हो जाओगे तो उतने खाने में तो काम नहीं चलेगा ना जितने आप 2 जने में चला लेते थे। तो वही सेम बात है। द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर विंडेड, मतलब जो पुअर और रिच का गैप था वो और बढ़ गया। रिच और अमीर हो गए, पुअर और गरीब हो गए। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इससे क्या लेड किया? इसको लेड किया सब्सिस्टेंस क्राइसिस को। एंड ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, मतलब जो बेसिक लाइवलीहुड होती है ना किसकी? ह्यूमंस बीइंग की, वो क्या होती है? वो इंडेंजर्ड हो जाती है। देखो अगला पॉइंट, द ग्रोइंग मिडिल क्लास। देखो, अब इसी के साथ क्या होता है? मिडिल क्लास भी अमीर हो रही थी। जो बिजनेसमैन है वो रिच होते जा रहे थे, तो उनके जो चाइल्ड होंगे, मतलब चिल्ड्रंस होंगे, उनको क्या करेंगे? वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशन से क्या? कोई लोअर बनेगा उनमें, मतलब उनको समझ ही आएगी अच्छे से। देखो पढ़ते हैं। The 18th century witnessed the emergence of the middle class, which was educated and believed that no group in society should be privileged by birth. देखो, ये कह रहा है 18th सेंचुरी में जब मिडिल क्लास एमर्ज हुई तो उसने अपने, मतलब वो खुद भी पढ़े, उन्होंने अपने बेटे को भी पढ़ाया। जो बड़े होके वो कहते थे कि मतलब ग्रुप में कोई कोई भी प्रिविलेजेस बर्थ पे होने नहीं चाहिए थे। क्या थे? देखो, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में वो होएगा ना, जिसका जन्म होएगा, वो क्या करेगा? वो सारे प्रिविलेजेस क्या करेगा? इंजॉय करेगा। क्या करेगा? सारे प्रिविलेजेस इंजॉय करेगा।
लेकिन ये कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। These ideas were put forward by philosophers such as Locke, the English philosopher, and Rousseau, फ्रेंच फिलोसफर। मतलब ये कुछ फिलोसफर्स के नाम हैं जिन्होंने सेम यही बात क्या की आगे लेके आए कि ऐसे प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस। मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरीज थी ना फ्रांस में, वो किस पे बेसिस पे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेसिस पे थी। These ideas were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। देखो अब कहीं बाल कटवाने जाते थे तो उनकी बात चल पड़ती थी कि अमेरिका में ये हुआ, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में गया और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उन्होंने ये राइट्स दिए। These were even read aloud। मतलब ये जो हमने देखते नहीं कि एक जना बोलता है और बाकी सारे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर करते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे भी इसको बोला जाता था। तो आगे देखते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। क्या? द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वेंट थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो क्या हुआ, वेरियस स्टेजेस से गुजरा। व्हेन लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774 ही इनहेरिटेड अ ट्रेजरी विच वॉज एम्प्टी। मतलब जब ये बना लुई 16, जब फ्रांस का राजा बना, तो मतलब ऐसे जब बैठा था कि मतलब खाली था, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। देयर वॉज ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट विद इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम। मतलब जो ओल्ड रिजाइम, मतलब जो पहले के लोग थे ना, मतलब उनमें एक अलग से ही डिसकॉन्टिनेंट फैल रहा था। देखो 1789, क्या 1789, लुई 16 कॉल्ड द स्टेट जनरल्स टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। जो लुई 16 था उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल्स की, किस लिए कि उसे न्यू टैक्सेस क्या करने थे पास। देखो अभी इनका ट्रेजरी तो खाली है, अब इनका लोन भी ज़्यादा है, तो लोन करने के लिए क्या करेंगे, टैक्सेस इंप्रूव करेंगे ना, यही है टैक्सेस ही है, तो ये वही कर रहे थे। तो टैक्सेस कौन बढ़ता था, सिर्फ थर्ड एस्टेट। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिलके भी करते तो कुछ हो सकता था, लेकिन क्या, ओनली थर्ड एस्टेट ही क्या करता था, टैक्सेस भरता था। द थर्ड एस्टेट forms national assembly, the basiles stormed, peasants revolts in the countryside। मतलब थर्ड एस्टेट ने क्या किया, नेशनल असेंबली बनाई, फिर जो बेसाइल था उसको तोड़ दिया गया और वहाँ से मतलब रिया कर दिया, और वहाँ से क्या हुई, शुरू हुई किसका, रिवोल्ट की। 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 1791 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ड्राफ्ट तैयार हो गया था, किसने, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। इट लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग एंड गारंटेड बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग। मतलब इसने क्या किया, इसने जो पावर थी ना किंग की, जो किंग की क्या थी पावर, उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया गया कि इतने एक सीमा में किंग की क्या है पावर है, इससे बाहर नहीं है। गारंटी टू ऑल। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। फ्रांस क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। फिर आगे देखते हैं हम 1792 से 93 तक। फ्रेंच अपोलिस्ड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। मतलब इसमें क्या हुआ, फ्रांस ने मोनार्की हटाई दी बिल्कुल, पहले क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, अब इन्होंने क्या, इसको भी हटाओ, अभी क्या लिया है, अभी रिपब्लिक बन गए है ना, रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल असेंबली वॉज रिप्लेस्ड बाई कंजर्वेशन कन्वेंशन। मतलब क्या था, नेशनल असेंबली भी क्या हुई, रिप्लेस हो गई। किंग एंड क्वीन वर एग्जीक्यूटेड। मतलब किंग और क्वीन को हटा दिया गया, भगा दिया गया उनको। फिर आया 1793 से 94 तक। इट इज रेफर्ड एज रीजन ऑफ टेरर। मतलब रिजाइन क्या कहते हैं, रीजन ऑफ टेरर को, किसको, 1793 से 94 तक। रोबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल। रोबिस्फेयर क्या थे, ये हमारी पॉलिसी क्या करते थे, वो चलाते थे, फॉलो करते थे। ही एग्जीक्यूटेड ऑल द सो कॉल्ड एनिमीज ऑफ रिपब्लिक। मतलब इसने सबको मरवा दिया गया, मतलब जो भी मैंने कहते हैं रिपब्लिक के एनिमीज थे, मान लो जो रिपब्लिक के खिलाफ बोलता था कि रिपब्लिक अच्छी नहीं है ये वो, तो उनको क्या है, वो मरवा देता था। अब देखो अगला है 1795। 1795 में क्या हुआ था, जैकोबिन रिपब्लिक ओवरथ्रोन डायरेक्टरी रूलर्स फ्रांस। मतलब क्या हुआ था, रिपब्लिक को बता दिया गया, अब कौन, अब डायरेक्टरी रूल हो गया किस पे, फ्रांस पे, मतलब डायरेक्टर आ गया। अ न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड अ 5-man डायरेक्टरेट टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795। अब आए 1799 में। द रिवोल्यूशन एंड विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब क्या हुआ, रिवोल्यूशन एंड होगा किसके राइज से, नेपोलियन बोनापार्ट के राइज से क्या हुआ, रिवोल्यूशन क्या हुआ, एंड हो गया।
अब देखो ये पूरी टाइम लाइन है किसकी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन की, इससे आपको याद रहेगा कब क्या हुआ था और कब क्या। देखो 1770 से 1780 तक इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमिक कम हुई, मतलब जो इकोनॉमिक था पैसे कम हुए। फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेप्ट, मतलब उनको कर्ज बढ़ गया है ना। 1788 से 1789 बैड हार्वेस्ट, हाई प्राइसेस, फूड रियोट्स, मतलब क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ, फसल अच्छी नहीं हो गई, हाई प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ गए, फूड रियोट्स मतलब खाने के लिए दंगे होने लगे। अब आगे देखो 1789 मई 5 स्टेट जनरल कॉन्वेंट डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स। और ये 1789 जुलाई 14 नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, मतलब क्या हुआ, नेशनल असेंबली बनाई गई। बेसाइल स्टॉर्म्ड ऑन जुलाई 14, और ऐसे जुलाई 14 को क्या, बेसाइल को मतलब कब्जा कर लिया गया, उसे तोड़ दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट्स, और यहाँ से क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हुई, स्टार्टिंग हुई। 1789 अगस्त 4, मतलब जो 1789 अगस्त 4 में हुआ था, नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड्स द राइट्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। 1789 अगस्त 26 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मतलब राइट्स ऑफ मैन का क्या हुआ, डिक्लेरेशन हुआ। 1790 सिविल कॉन्स्टिट्यूशन टू द क्लर्जी नेशनलाइज द चर्च, मतलब क्या हुआ, सिविल जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लर्जी ने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया गया। 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लिमिट्स पावर। इसने क्या किया, मतलब जो मोनार्की थी ना उसको क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया। फिर है 1792 ऑस्ट्रेलिया एंड पर्शिया अटैक रिवोल्यूशनरी फ्रांस। फिर जो लुइस 16 था ना उसने इनको मदद की, मतलब उसने बात की ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से, तो क्या किया, और फ्रांस में क्या कर दिया, अटैक कर दिया गया। फिर देखो 1793 लुइस 16 एंड मैरी एंटोनी वर एग्जीक्यूटेड, मतलब इतने 1793 में क्या हुआ, लुइस 16 और मैरी एंटोनी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। 1792 से 1794 तक द रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट्स, मतलब रीजन ऑफ टेरर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, द नेदरलैंड्स, पर्शियन, स्पेन आर एट वॉर विद फ्रांस, मतलब इसमें क्या होता है, फ्रांस में से क्या होती है, लड़ाई कर रहे होते हैं। रॉबिस्फेयर कमिटेड ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपेल्स बैक फॉरेन इन्वेडर्स, एग्जीक्यूट मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ, मतलब इन्होंने जो उनके खिलाफ है, मतलब उनको कई, मतलब कईयों को मार दिया गया। फिर है 1794 रॉबिस्फेयर इज एग्जीक्यूटेड, मतलब अभी रॉबिस्फेयर को मार दिया गया, उसको भी भगा दिया गया। फ्रांस इज गवर्न बाय अ डायरेक्टरी, फ्रांस में अब क्या, डायरेक्टरी से गवर्न हुई। अ कम्युनिटी ऑफ 5 मैन, मतलब कम्युनिटी थी किसकी, 5 मैंस की। 1799 नेपोलियन बोनापार्ट बिकम्स द लीडर, 1799 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट बिकम्स द लीडर। अब देखो वुमेन्स रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स रेवोल्यूशन। From the very beginning, women were active participants in events which brought about so many changes in the French society। मतलब शुरू से ही जो वुमेन थी क्या थी, वो एक एक्टिव सिटी, मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थी किसमें, जो भी रिवोल्ट्स हुए और जो भी होते थे उन सब में। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, और मतलब कोई कुछ वुमेन्स तो ऐसी भी थी थर्ड एस्टेट की जो मतलब काम करती थी अपनी लिविंग, मतलब पैसे पूसे जमा करने के लिए। देयर वेजेस वर लोअर देन द दोज मैन, मतलब देखो कोई मैन काम करे और सेम वुमेन काम कर रही है ना, तो मैन की वेजेस तो ज़्यादा होती थी वुमेन की कंपैरिजन में वुमेन्स की वेजेस से। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, मतलब अपने आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद का ही मतलब पॉलिटिकल क्लब्स बना दिए, मतलब पार्टी, और क्या न्यूज़पेपर भी खुद के ही छापने लगे वो। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन मस्ट इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, मतलब उनकी एक, मतलब कई सारी डिमांड थी, एक मेन ये थी कि वुमेन मस्ट इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, मतलब जो मैन को पॉलिटिकल राइट मिलते थे ना सेम किसको मिलने चाहिए, वुमेन को भी सेम वही राइट्स मिलने चाहिए। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब उसके बाद कई लॉ लाए गए जिससे क्या हुई, जिससे पोजीशन बनी किसकी, वुमेन्स की। देयर स्ट्रगल देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उसके बाद भी क्या होंगे, जो
वो था मतलब स्ट्रगल था, वो भी क्या हुआ, चलता रहा। अब आगे देखते हैं। इट वॉज फाइनली इन 1946 द वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। मतलब अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमसीक्यूज में कि कब फ्रांस में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला, तो इसका आंसर है 1946 में। तो आगे देखो, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। क्या, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब किसका, गुलामी का मतलब हटना, एबोलिशन। देयर वॉज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिका। मतलब क्या था इनमें, देखो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, ये यूरोप, ये अमेरिका और ये अफ्रीका में क्या था, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। इन द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिमिट क्रिटिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। मतलब क्या था, 17 इन द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिज्म, मतलब थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था किसके, स्लेवरी के खिलाफ, किसमें, फ्रांस में। नो लॉज वर पास्ड अगेंस्ट इट, मतलब कोई भी लॉ पास नहीं हुआ किसके अगेंस्ट में, स्लेवरी के अगेंस्ट में। इट वॉज इन 1794 दैट द कन्वेंशन फ्रीडेड और स्लेव्स। मतलब क्या हुआ, 1794 में हुआ कि उन्होंने सारे क्या कर दिया, गलत कर दिया गया। बट 10 years लेटर स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस्ड बाई नेपोलियन। मतलब 10 साल के बाद क्या हुआ, स्लेवरी दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दी गई, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। इट वॉज फाइनली इन 1848 द स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज। मतलब फाइनली 1848 में बिल्कुल ही स्लेवरी क्या होगी, एबोलिश हो गई, किसमें, फ्रेंच की जो भी कॉलोनीज थी और जो फ्रेंच में खुद मतलब फ्रांस में। फिर है द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रिवोल्यूशन और क्या, एवरीडे लाइफ। The year following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children। मतलब 1789 का ना, इसके आसपास के मतलब बहुत सारे चेंजेस आए, किसके लाइफ में, मैन की लाइफ में, वुमेन और चिल्ड्रंस के लाइफ में। The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the idea of liberty and equality into everyday practice। मतलब जो गवर्नमेंट थी उसने वो ले लिया, मतलब सारा अपना भार ले लिया कि मतलब किस पे, कि हम ही लॉ पास करेंगे जो मतलब आइडियाज़ पे टिके हो, किसके, लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियाज़ पे, और जो एवरीडे प्रैक्टिस में भी काम आया, जो मतलब हम हटा सके कि ये जो एक्टिविटी है ये किसको प्रमोट नहीं कर रही है, इक्वालिटी को या लिबर्टी को। वन इम्पोर्टेंट लॉ डेट केम इन टू इफेक्ट वॉज द एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट लॉ जो इफेक्ट में आया, वो क्या था, एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप्स। The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी भी एमसीक्यूज में आ सकता है, वैसे पूछा जाता है, वो क्या था, आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। मतलब इसके बाद ये फ्रांस से बाकी भी कंट्रीज में जाने लगे, या यूरोप्स की और भी कंट्रीज में जाने लगे, कब, 19th सेंचुरी में। फिर है नेपोलियन बोनापार्टे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या, नेपोलियन बोनापार्टे का। इन 1804 मतलब 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। मतलब 1804 में नेपोलियन क्या कर दिया, खुद को एम्परर बना दिया गया, मतलब उसने कह दिया किसका, फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्करर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। देखो ये फ्रांस है, मतलब फ्रांस है और ये आसपास की सारी कंट्रीज जीतता गया, और जहाँ भी जीतता गया ना, वहाँ अपने एक इसने फैमिली मेंबर्स बिठा दिया, मान लो यहाँ कोई चाचा का लड़का या मामा का लड़का, ये ऐसे बिठाता गया। ही सो हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। मतलब उसने क्या अपना रोल किस में देखा, ही सो ए रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। He introduced many reforms which had long lasting effect on Europe। मतलब उसने ऐसे कई रिफॉर्म्स लेके आए जिसका मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक असर होना था किस पे, यूरोप पे। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। मतलब ये आता है वो कब डिफीट हुआ था, वो हुआ था 1850 में, कहाँ, वाटरलू में, वाटरलू की वॉर में, जंग में। तो स्टूडेंट इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है हमारे नोट्स के साथ। So thanks for watching the video and please do subscribe my channel. Thank you.